Hello aspirants, welcome to another session of brainstorming. The topic will be एंटी डिफेक्शन लॉ. अब ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है या हमने न्यूज़पेपर में हल्का फुल्का इसको डिस्कस नहीं किया है. आपने स्टैटिक में भी पढ़ा होगा, आपने करंट में भी सुना ही होगा. तो हम इसको यहाँ स्टैटिक पार्ट क्विकली रिवाइज करते हैं, बट हमें चलना है इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग यहाँ पर कोई गलती ना करें. ओके. और अभी तक हमने जो न्यूज़पेपर वगैरह में देखा कि यहाँ पर डिफेक्शन के केस हुए, आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ, उसके बाद अभी टीएमसी की तरफ से इस तरीके के कुछ केस आए. ठीक है. तो यहाँ पर लालच सिंपल सा दिया जाता है. एक होता है मिनिस्ट्रियल पोस्ट का और दूसरा भी ऑल नो कि देर आर सम कैश इन्वॉल्व. लेकिन इसको आप टैकल कर नहीं सकते क्योंकि पार्टी के बीच में कैसे डीलिंग हो रही है. अगर पावर में बैठी पार्टी कर रही तो बहुत मुश्किल है उसको रोकना. लेकिन मिनिस्ट्रियल वाला जो इशू है उसको लेके कई बार रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि ये लोग पहले तो रिज़ाइन कर देते हैं पुरानी पार्टी से, फिर कहते हैं कि चलिए सरकार गिर गई है, अब बाई इलेक्शन होंगे वापस से या मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो हम लोग दूसरी पार्टी से जीत के आ जाएंगे. तो ये लोग इसको एक रूट की तरह यूज़ करते हैं. पर सच्चाई ये है कि यहाँ पर हमेशा से रिकमेंडेशन दिए गए कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट तो बिल्कुल ना दी जाए. तो ये तो 91st अमेंडमेंट ने कर भी दिया था कि नहीं दी जाएगी, या तो ये बंदा जाके बाई इलेक्शन से वापस जीत के आए, जो कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी थी तो यही हुआ था. दूसरा कि यहाँ पे कहा जाता है कि नहीं, जितना भी सत्र बचा है इस हाउस का, इस सेशन का, इस पूरे टेन्योर तक इनको कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट ना दी जाए, चाहे ये बाई इलेक्शन जीत के भी आ जाएं तो भी ना दी जाए, क्योंकि इन्होंने बीच सत्र में या बीच जो हाउस का टर्म है 5 साल का, उसके बीच में इन्होंने ये चेंजेस किए हैं. दूसरा वो 2/3 मर्जर वाली लूप होल को ये लोग यूज़ करते हैं. तो या तो इसको बढ़ा के आप 3/4 कर दो अब, और या फिर इसको ऑल टुगेदर एलिमिनेट कर दो. तो ये दूसरा वे फॉरवर्ड था हमारा जो हमने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा. तीसरा कि स्पीकर का जो एटीट्यूड है, क्योंकि देखिए स्पीकर के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि यूके में ऐसा होता है कि स्पीकर जो बंदा बन गया वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप से रिज़ाइन कर देता है, और वो सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि उसको 2 सिक्योर टर्म दिए जाते हैं, और वो 10 साल तक उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेगा जिसका वो जहाँ से वो जीत के आया होगा, और वो 10 साल स्पीकर ही रहेगा ताकि वो न्यूट्रल रहे, बायस ना हो. इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं है. स्पीकर दो कहने के लिए तो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके जो एक्ट हैं उसमें न्यूट्रलिटी हमें दिखाई नहीं देती. क्योंकि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर किसी और पार्टी से बंदा आया है टूट के, जिस पार्टी से स्पीकर रहे होंगे पहले, तो ऐसे में तो ये लोग क्विकली डिसीजन ले लेते हैं. लेकिन जब इनकी पार्टी से कोई टूट के दूसरे में जाना चाहता है तो फिर उसके बाद ये उसको पेंडिंग रखते हैं, उस पर कुछ नहीं लेते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो फिक्स टाइमलाइन कि इतने में स्पीकर को डिसीजन लेना होगा. तो पहला एक और फर्दर स्टेप हमारा बनेगा कि टाइमलाइन को फिक्स किया जाए जिसमें इसको डिसीजन लेना होगा. दूसरा है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट, इन दोनों को ये अधिकार दे दिया जाए, क्योंकि ये लोग तो बायस्ड हैं स्पीकर वगैरह, तो इनको दे दिया जाए कि आप दोनों फैसला कर लीजिए डिपेंडिंग अपॉन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके. तो मैंने आपके साथ न्यूज़पेपर में ये 4-5 चीज़ें डिस्कस की थी. फर्स्ट इज़ कि पूरे टेन्योर के लिए इनको मिनिस्ट्रियल पोस्ट ना दी जाए. दूसरा कि मर्जर को बढ़ा के या तो 3/4 कर दो या टोटल एलिमिनेट कर दो. तीसरा कि स्पीकर जो है वो आपका न्यूट्रल नहीं होता है तो उसके लिए फिक्स टाइमलाइन कर दो कि इतने में आपको डिसीजन लेना होगा. और फोर्थ कि आप गवर्नर या प्रेसिडेंट को ही डिसीजन मेकिंग पावर दे दो बेस्ड ऑन दी बाइंडिंग एडवाइस फ्रॉम ECI. तो ये 4 पॉइंट मैंने आपके साथ न्यूज़ डिस्कशन में बात कर ली थी. ठीक है. यही 4 हमारे वे फॉरवर्ड बन जाएंगे. अब इसके रिस्पेक्ट में आपको एक तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बार बार कोट करना पड़ता है. दूसरा आपको कई बार इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट को भी कोट करना पड़ेगा कहीं पर. और तीसरा आपको एक दिनेश गोस्वामी कमेटी थी उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कोट करना होगा. ओके. तो ये चीज़ें आपके आंसर में मुझे दिखनी चाहिए व्हेन आई एम चेकिंग योर आंसर. इसके अलावा मैं आपको 2 जजमेंट बताऊंगा. वन वॉज किहोतो होलोहन. अभी हम इन सब पे बात करेंगे. पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में. कियोतो होलोहन केस, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी. दूसरा 91st अमेंडमेंट से कुछ चेंजेस किए गए थे ताकि ये एक्ट भी 85 में आया था तो इसका भी, इसमें भी लूप होल्स थे काफ़ी सारे. और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया था उसको याद रख लीजिए, केशम मेघचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर. ओके. ये 3 चीज़ें और ये अगर आपके आंसर में दिख रही है यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. और ये 4 पॉइंट आपके लिए
शानदार वे फॉरवर्ड बनाएंगे, जिसको मैं फर्दर स्टेप्स कहता हूँ। ओके, तो अब हम चलें इस टॉपिक पर, अब समझें इसको। देखिए यहाँ तो मैं आपको क्विकली इसमें से ओवरलुक करूँगा, बिकॉज ये सब आपकी लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है जो मैं आपको कह रहा हूँ, ताकि आप गलती ना कर जाएं, जिसको जो एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स होती हैं। अब देखिए 10th शेड्यूल में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इफ़ यू वॉलेंट्रीली रिज़ाइन योर मेंबरशिप, कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी जिसकी टिकट पे मैं जीत के आया था, मैं उससे अपनी मेंबरशिप रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। दूसरा, अगर मैंने कोई विप डिसओबे की है, आपको पता है विप इशू की जाती है कि हमें इस मैटर में ये वोट करना है, यस या नो। अगर पार्टी ने जो विप इशू किया आपने उसके अगेंस्ट जाके वोट कर दिया, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको न्यूज़पेपर में बताया था कि ये वाला जो विप है इसको राज्यसभा में लागू नहीं होता है, जबकि राज्यसभा में ओपन बैलेट से चुनाव हो रहा है, पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, उसके बाद भी आप पार्टी के अगेंस्ट जाकर क्रॉस वोटिंग कर जाते हो। लेकिन यहाँ पे डिस्क्वालीफाई का सीन नहीं आता, बिकॉज राज्यसभा के केस में विप इशू नहीं मानी जाती। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको प्रीलिम्स में दिक्कत देगा, ध्यान रखना। राज्यसभा के केस में इस बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, राइट। डिफाइंग द पार्टी विप, पार्टी के अगेंस्ट जाकर भी आप वोट कर सकते हो राज्यसभा के इलेक्शन में। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट मेंबर। अगर आपका कोई इंडिपेंडेंट मेंबर आगे चल के पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। और नॉमिनेटेड मेंबर, वो जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं ना राज्यसभा में, उनको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना अलाउ तो है, कर सकते हो, लेकिन 6 मंथ के अंदर कर लेना, 6 मंथ के बाद करोगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो। तो ये ना बड़ा ही वेग रूल है कि इंडिपेंडेंट से तो आप कह रहे हो कि तुम ज्वाइन कर ही नहीं सकते वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, लेकिन जो नॉमिनेटेड है उसको कह रहे हो कि करना है तो 6 मंथ से पहले कर लो, उसके बाद करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो दिस इज़ अ वेरी वेग प्रोविजन। ओके, ये 4 कंडीशन है जिसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस। वन इज मर्जर, कि अगर आपके 2/3 लोग मर्ज हो जाते हैं जाके किसी पार्टी में, जैसे आम आदमी पार्टी के हुए, ओके, तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, एटलीस्ट 2/3। तो इस 2/3 को बढ़ा के या तो 3/5 कर दो, या फिर इस प्रोविज़न को कंप्लीटली ख़त्म करो। सबको पता है कि कोई आइडियोलॉजी पे बेस्ड नहीं स्विच करता है पार्टी, या तो मिनिस्ट्रियल लालच में करेगा या फिर कोई कैश इंसेंटिव दिए जा रहे हैं इसलिए करेगा। ओके, तो पहला एक्सेप्शन तो ये। दूसरा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रिस्पेक्ट में, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दे रिजाइन फ्रॉम देयर पार्टी टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी एंड दे कैन रीजॉइन इट आफ्टर दे लीव द ऑफिस विदाउट फेसिंग डिस्क्वालिफिकेशन। उसने एक न्यूट्रलिटी बनाने के लिए अपनी पार्टी से रिजाइन किया है, तो आप ये फर्स्ट वाली कंडीशन वॉलेंट्री रेजिग्नेशन स्पीकर या चेयरमैन पे लागू नहीं होती। ये सेकंड एक्सेप्शन है। तीसरा, डिसाइडिंग अथॉरिटी, तो कौन डिसाइड करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, या तो लोकसभा का स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा का, या फिर लेजिस्लेचर में जो स्पीकर चेयरमैन होते होंगे वो स्टेट लेवल पर। फोर्थ इज जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का यही मैं बता रहा हूँ आपको, क्योतो होलोहन केस, इसने कहा था कि देखिए स्पीकर जब यहाँ पे डिसीजन ले रहा है ना, तो वो फंक्शन कर रहा है एज अ ट्रिब्यूनल, और अगर ट्रिब्यूनल की तरह फंक्शन कर रहा है तो मेरी जुडिशियल रिव्यू तो उस पर लागू फिर होगी ही होगी। ओके, यही क्योतन होलोहन केस 1992 ने कहा था। द लॉ स्टेटेड दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन वॉज फाइनल एंड कुड नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। तो जब 1985 में वाया 52nd अमेंडमेंट ये आया, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। लेकिन 92 में क्योतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट स्पीकर एक्ट एज अ ट्रिब्यूनल। ओके, सो द डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन समझ में आ गए। अब हम चलते हैं इन 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। ये सब मैंने ऑलरेडी समझाई दी है, अब बस आपको एक बार इसको देखना है। 52nd अमेंडमेंट से ये एक्ट आया, इसी को 10th शेड्यूल में ऐड किया गया, यानी कि नया शेड्यूल बनाया गया, और यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ इसको नाम दिया गया। ओके, फिर 92 में क्योतो होलोहन आया, इस केस ने कहा कि नहीं, देखिए वैलिड तो है 10th शेड्यूल, लेकिन आप अपने आप को यहाँ पे जो स्पीकर का डिसीजन है होगा, स्पीकर का डिसीजन वो इम्यून नहीं है फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। हम आपको कि अगर स्पीकर के इंटेंशन यहाँ पे ख़राब थे तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर जब देखा गया कि ये लॉ भी इफेक्टिव नहीं हो रहा है, 1998 में बहुत लोगों ने पार्टी स्विच करी। एक आया राम गया राम हुआ करते थे, वो डायलॉग चला, उनने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली।
तो फिर 2003 में 91st अमेंडमेंट लेके आई अटल जी की सरकार और इसने कुछ चीज़ें की। वन इज़ कि पहले एक प्रोविज़न हुआ करता था कि अगर 1/3 लोग भी पार्टी के अलग हो जाएं तो वो माना जाएगा, ठीक है, वैलिड। लेकिन सरकार ने इस प्रोविज़न को रिमूव करा कि अब 1/3 लोगों को ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो 1/3 था पार्टी मेंबर्स, वो लोग प्रोटेक्टेड थे कि अगर चाहो तो 1/3 लोग जा सकते हैं दूसरी पार्टी में। इसको डिलीट किया गया क्योंकि ये मास डिफेक्शन हो रहा था कि 100 किसी के पास 100 MP है तो 33 को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। मिनिस्ट्रियल लिमिट, अब क्या करते थे कि जितने लोगों को बुलाया है कि तुम इतने लोग अपनी पार्टी छोड़ के हमारे में आ जाओ, वो सबको ही मिनिस्टर बना देते थे। तो बहुत जंबो साइज़ का कैबिनेट बन जाता था। तो सरकार ने यहाँ पे कहा कि हम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पे ही लिमिट लगा देते हैं, हम कैप लगा रहे हैं। और याद रखना इंक्लूडिंग PM CM, ओके। जैसे दिल्ली है 70 MLA होते हैं ना, तो 7 लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है, वो यूटी के रिस्पेक्ट में। बाकी स्टेट्स के रिस्पेक्ट में 15% लोग बन सकते हैं, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। तो एक सुपरफिशियल मान लेते हैं कि अगर 100 लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली है कोई सी, तो उसमें से सिर्फ 15 ही मिनिस्टर बन सकते हैं। ये नहीं कि आप अपनी पार्टी बनाने के लिए 15 और लोग ले आए वहाँ से दूसरी पार्टी में से और इनको भी मिनिस्टर बना दिया, नॉट पॉसिबल, ओके। सो ये लिमिट लगाई गई ताकि सबको मिनिस्ट्रियल पोस्ट का लालच देके ना किया जा सके। ऑलराइट, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आपको अगर मिनिस्टर बनना भी है, आप दूसरी पार्टी से आपको मिनिस्टर बनना है ना, तो जाओ री इलेक्ट होके आओ। तो यार री इलेक्ट होके भी आ जाते हो, मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि ये भी काफ़ी नहीं है, आप तो एक काम कीजिए, जितना टर्म बचा है असेंबली और पार्लियामेंट का, उस पूरे टर्म के लिए इनको मिनिस्टर ना बनाया जाए। अगर ये पार्टी स्विच करके आए तो वो विधायक सांसद बन के रह सकते हैं, बट आपको मिनिस्टर ना बनाया जाए, ताकि ये लोग छोड़ के आएंगे ही नहीं। अब ये जो केशम मेघचंद्र केस आया इस बार 2020 का, और इस सिमिलर केस पडी कौशिक रेड्डी तेलंगाना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर को टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन विद इन ए रीजनेबल पीरियड, एक्सप्लिसिटली 3 मंथ टाइमलाइन। तो जो मैंने आपसे वे फॉरवर्ड डिस्कस किया था ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में मेघचंद्र सिंह केस वर्सेज स्टेट ऑफ मणिपुर में ही कहा था, ओके। तो यही सब मिलके हमारे वे फॉरवर्ड बनेंगे आगे चल के। चलो, अब सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग क्विकली चलते हैं कि अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से आएगा। नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ, नीड क्या थी? पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए थी, बार बार सरकारें गिर रही थी। तो ऐसे में क्या होता है कि इनको डर भी रहता था, तो इनका पूरा फोकस रहता था सर्वाइवल पे। क्या सर्वाइवल पे, पार्टी तो पहले सर्वाइव कर जाए, सरकार तो सर्वाइव कर जाए। तो उनका गोल जो होता था बहुत शॉर्ट टर्म हो जाता था, रादर दैन कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग पे वो ध्यान दे पाएँ। वो आप वो वाला दौर देखिए, आई के गुजराल वाला, अटल जी वाला, उनकी खुद की सरकार 2 बार गिरी, ओके। तो ये सब चीज़ें गलत हो रही थी। और उसी टाइम राजीव गांधी जब आए, उसके पहले भी जब जनसंघ का टाइम चला 78 के बाद, उसमें भी यही हुआ, फिर 88 में भी यही सब हुआ। तो इनका पूरा फोकस चला जाता था कि पहले सर्वाइवल पे ध्यान दो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो जाने दो, पहले राज तो बचे अपना, ओके। तो इसलिए इसकी नीड हुई कि हमें ज़रूरत है ताकि सरकार सर्वाइवल पे ध्यान ना दे के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और डेवलपमेंट पे ध्यान दे पाए। टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर, एज आई एम टेलिंग यू, मिनिस्ट्रियल बर्थ या कैश इंसेंटिव बस। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि इंडिपेंडेंट लोगों को, जो इंडिपेंडेंट जीत के आ जाते थे, उनको मिनिस्ट्रियल बर्थ का लालच दे के या पैसे दे के अपनी तरफ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इंडिपेंडेंट और इवन दी स्मॉल पार्टी से भी जो एक आध 2 MPs आ जाते थे या MLAs आ जाते थे, उनको ब्रेक करना ज़्यादा आसान नहीं होता था बाय मनी एंड पावर। टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब एक बात बताइए, अगर मैं कांग्रेस पार्टी को पसंद करता हूँ तो मैंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को देख के वोट दिया होगा या राहुल गांधी को देख के वोट दिया होगा, लेकिन अगर कोई MP MLA कल को स्विच कर जाता है तो मेरा तो ट्रस्ट ब्रेक होगा ना, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ वोट लोग मोस्टली करते हैं या तो कोई लार्जर देन लाइफ लीडर हो या फिर उस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी को हम लोगों ने देखकर वोट दिया होगा। कैंडिडेट को देखकर वोट हमारे यहाँ ज़्यादा लोग करते भी नहीं है इंडिया में, ओके। तो जिस पार्टी की आइडियोलॉजी को देखकर मैंने वोट दिया, आज इस आदमी ने वो पार्टी ही चेंज कर ली, दैट मीन्स इसने नलीफाई कर दिया वोटर के मैंडेट को, राइट। देन दूसरा कि हम इसलिए भी लेकर आए थे कि पार्टी में डिसिप्लिन बनी रहे और कोहेजन बना रहे, यानी कि ये सब एक यूनिफाइड ब्लॉक की तरह प्रेजेंट हों वहाँ पर पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, ओके। ताकि पार्टी का जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है कि हम ये बिल पास करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं, तो पार्टी का लेजिस्लेटिव एजेंडा फेल ना हो बार बार, ओके। इसलिए भी हमें इस एक्ट की ज़रूरत थी।
कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब याद रखिएगा ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी कि देयर वाज नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देयर वॉज नो मेंशन। पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करी इस एक्ट ने। सेविंग ऑफ टैक्स पेयर मनी, तो इससे हमें मदद मिलती है टू अवॉइड द फ्रीक्वेंट इलेक्शंस या कह लीजिए मिड टर्म इलेक्शंस। तो इससे पब्लिक का जो पैसा लगता था इलेक्शंस में, जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, वो सब सेव हुआ। इसलिए यहाँ पर हमें नीड हुई इस एक्ट को लाने की। ओके, तो फिर कंसर्न्स कहाँ से आ गए, क्या कंसर्न्स आ गए इसमें? सबसे बड़ा तो कंसर्न आया कि आप विप इशू कर दोगे। अब सपोज कांग्रेस के 99 एमपी है, इन सबको एक विप इशू कर दी गई है कि आपको इस वोट के अगेंस्ट में, इस बिल के अगेंस्ट में वोट करना है। लेकिन ये एमपी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, ठीक है, वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है जहाँ पे अधिकतर लोग ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जो यूएसए में एक्सपोर्ट होंगे, तो उनको लगता है कि इस डील से हमें तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की सुने वो एमपी, या पार्टी ने जो विप इशू करी है उसकी सुने? और अगर पार्टी का ही ऑर्डर मानना है तो फिर इन लोगों को जिन्होंने उसको वोट दिया है उनको क्या आंसर देगा वो, कि तुम्हारे बिजनेस ग्रो हो सकते थे इस डील से, लेकिन मुझे अगेंस्ट में वोट करना पड़ा क्योंकि पार्टी विप इशू हुई थी। अगर मैं विप फॉलो नहीं करता तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या किया कि लेजिस्लेटिव डिसेंट को कर्ब किया है, राइट। हालांकि वहाँ पे एक प्रोविज़न है कि अगर मैं पार्टी से परमिशन ले लूँ कि देखिए सर, अगर मैंने इस पे अगेंस्ट में वोट दिया तो मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इस डील से उनको फ़ायदा है, तो मैं परमिशन लेके तो वोट कर सकता हूँ अगेंस्ट में, या मैं जाऊँ ना उस दिन, न्यूट्रल रह जाऊँ एकदम, ठीक है। लेकिन फिर लोग कहेंगे कि आप तो गए नहीं वहाँ पे यस में वोट करने, तो मुझे शायद यस में भी करना पड़े, तो मुझे ऐसे में पार्टी से परमिशन लेनी होगी पहले। ओके, तो इसने क्या किया, पूरे लेजिस्लेटिव डिसेंट, इस डिसेंट को ही सप्रेस कर दिया है कि कोई इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट का तो स्कोप ही नहीं रह गया मेरे पास। ओके, कोई लॉजिकल परसुएशन मैं कर ही नहीं सकता अपनी पार्टी को, क्योंकि ऊपर बैठे हुए लोगों ने मुझे पहले ही दे दिया है, तो कोई डिबेट नहीं रह जाती है इसमें। अब मोदी जी ने अगर डिसाइड कर लिया है कि हमें डील करनी है तो करनी है। अब कई बीजेपी के एमपी ऐसी जगह से आते होंगे जहां किसान ज़्यादा होंगे, वो किसान को लग रहा है, या कॉटन ग्रोवर फार्मर को लग रहा है, या सोयाबीन ग्रोवर को लग रहा है कि अब मेरी फसल कैसे बिकेगी सही दाम पे, तो उनका एमपी से अगर वो बोलें भी कि सर ये ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो मोदी जी के आगे से जा पाएगा? नॉट पॉसिबल। ओके, तो कोई डिबेट का स्कोप ही नहीं रह गया, बस जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है उसने जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया। देन सेकंड इशू है पार्टीशनशिप ऑफ स्पीकर। अब इसमें देखिए क्या न्यूट्रलिटी रहती है? नहीं, क्योंकि वो रिज़ाइन तो करता है पार्टी से, बट उनके जो एक्शंस हैं उनमें हमें क्लियरली बायसनेस दिखती है, राइट। इनडेफिनेट डिले, इवन अगर दूसरी पार्टी से लोग आए तो तुरंत फैसला ले लेंगे, लेकिन अगर इस पार्टी से टूट के कहीं और जा रहे हैं तो वो फॉर ईयर्स दे कीप ऑन डिलेइंग द डिसीजन। तो यहाँ पर इस एक्ट में कोई टाइमलाइन नहीं रही इनके लिए, स्पीकर पे कोई टाइमलाइन ही नहीं है। होलसेल डिफेक्शन, अब आम आदमी पार्टी ने जो किया वो क्या किया है? होलसेल डिफेक्शन ही किया है उन्होंने। ओके, उन सबको इंड्यूसमेंट मिली होगी कुछ, उन सबको कुछ पैसा मिला होगा। अब अंदर के लोग तो बताते हैं कि 50-50 करोड़ रुपए दिए गए हैं सबको। ओके, सो वो जो इंड्यूसमेंट और इंटिमिडेशन की वजह से वो तो एज इट इज ही चल रहे हैं आज भी। आपने 1/3 वाला प्रोविजन डिलीट किया था कि यार ये मास डिफेक्शन रोके, बट अब भी मास डिफेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि 2/3 को भी ब्रेक करना बड़ी बात नहीं रही है। तो अब इसको या तो 3/4 कर देना या फिर इसको टोटली ख़त्म ही कर देना इस प्रोविज़न को। रेजिग्नेशन ओवर डिफेक्शन, अब ये लोग क्या करते हैं जैसे कमलनाथ की सरकार कि चलो पहले तो अपन सब रिज़ाइन कर दो, सरकार गिराओ, ठीक है, लेट्स टॉपल दी गवर्नमेंट, क्योंकि अपन को मिनिस्टर तो ही बना नहीं पाएंगे ये लोग, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन बाई इलेक्शन या री इलेक्शन दोबारा होंगे तो उसके थ्रू आएंगे और मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इसका तो वही सोल्यूशन है कि पूरा जो सत्र बचा है पार्लियामेंट हाउस का या लेजिस्लेचर का, उस पूरे सत्र में आपको मिनिस्टर बनाया ही नहीं जाएगा, चाहे आप बाई इलेक्शन से वापस जीत के आ जाओ तो भी नहीं बनाएंगे हम। लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, अब इस विप कल्चर ने पूरा डिस्करेज कर दिया कि पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी रह ही नहीं गई, जो हाईकमांड ने फैसला कर लिया आपको वही करना होगा, तो इंडिविजुअल एमपी का कोई रोल रह ही नहीं गया। ओके, देन अब इसमें रिफॉर्म्स की बात करूं तो अब वो सारे पॉइंट्स आप लिखोगे जो मैंने आपको अभी तक ऊपर समझाएं, ठीक है। पहला, न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनाइए यहाँ पर, तो और जो भी न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो
उस पे इलेक्शन कमीशन के ये जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो एडवाइस देगा इट शुड बी बाइंडिंग। अब चाहे ये प्रेसिडेंट को दी जाए कि सर इस आदमी को डिस्क्वालीफाई करना है, या गवर्नर को दी जाए कि इस एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है। और ये रिकमेंडेशन है सेकंड एआरसी के, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के। ओके, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना लीजिए। तो यहाँ पे जो मेघचंद्र केस की मैंने आपसे ऊपर बात की वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर, मेघचंद्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आप एक काम कीजिए, एक परमानेंट इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना लीजिए जो इस तरह के केसेस हैंडल करेगा और क्विकली एंड टाइमली जस्टिस देगा। सेकंड है लिमिटिंग द स्कोप ऑफ विप। एक तो इस विप को थोड़ा सा लिमिट करो, और ये रोल था दिनेश गोस्वामी कमेटी का। उनका कहना था कि इसकी वजह से जो इंडिविजुअल एमपी की वॉइस होती, अगर ऐसा होता तो फिर कांग्रेस ने, अधिकांश तो कांग्रेस ही थे ना उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने 2 साल 8 महीने तक क्यों डिबेट करते रहे? क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि पार्टी ने डिसाइड कर लिया तो बस यही होगा। नहीं, हर एमपी ने अपने डिसेंट नोट दिए थे, हर एमपी ने बताया था कि उसको क्या ठीक लग रहा है और क्या ठीक नहीं लग रहा है। आप विप सिर्फ यूज़ कीजिए सर्वाइवल के केस में, यानी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आए तब विप इशू कर दीजिए कि कोई गलत वो अगेंस्ट में वोट ना करे, या मनी बिल के रिस्पेक्ट में आप इशू कर दीजिए विप। और लास्टली मोशन ऑफ थैंक्स में मैंने यही 3 नाम क्यों लिखे, क्योंकि इन तीनों में से अगर एक भी फेल हो जाए तो सरकार गिर जाती है, यानी कि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। ओके, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दीजिए अपने एमपीज़ को, दे शुड बी फ्री टू वोट। बट हमारे एमपी इतने पढ़े लिखे हैं कहाँ कि वो अपनी खुद की कंसाइंस यूज़ कर सकें। ओके, तो यहाँ पे विप के रिस्पेक्ट में एक वे फॉरवर्ड लिखिएगा। देन थर्ड, मर्जर लूप होल। तो यहाँ पर रेस कीजिए इस बार को 3/4 कीजिए, 2/3 भी नहीं 3/4 कीजिए, और नहीं तो फिर आप चाहे तो रिमूव कर दीजिए। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था, ठीक है। फर्स्ट वाला जो रिकमेंडेशन है वो सेकंड एआरसी का था, सेकंड वाला जो है वो दिनेश गोस्वामी कमेटी का था, और थर्ड जो है वो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। ओके, आप रिज़ाइन कीजिए, री इलेक्ट कीजिए, लेकिन मिनिस्टीरियल पोस्ट मत दीजिए। हम आपको कोई मिनिस्टीरियल पोस्ट नहीं देंगे जब तक इस सत्र का पूरा टेन्योर चल रहा होगा। ओके, फोर्थ इज बैन ऑन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जितना रिमाइंडर टर्म होगा उसमें हम आपको कोई पोस्ट नहीं देंगे। स्ट्रिक्ट टाइमलाइन ऑन डिसीजन, तो यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी, ठीक है, लॉ के अंदर ही लिखा जाए, स्टैट्यूटरी डेडलाइन बनाई जाए, चाहे वो आप 30 डेज़ की बनाइए जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या 60 डेज़ की बनाइए, वो आपकी मर्जी। और अगर यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेता है स्पीकर, ठीक है, डिसीजन नहीं लेता है, तो देयर शुड बी ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन, ख़त्म। या तो स्पीकर कोई डिसीजन ले ले, नहीं तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट, स्ट्रेंथन द डेटरेंस थ्रू सीवियर पेनल्टीज़। जैसे अगर कोई स्विच कर रहा है तो उसको 6 ईयर्स के लिए आप डिस्क्वालीफाई ही कर दो कि घर बैठो। ओके, लेकिन ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा, इसको करना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक किया जा सकता वो है लॉस ऑफ पेंशन। आपको पता है कि हमारे एमपी एमएलएस को हर टर्म के लिए पेंशन मिलती है। कई ऐसे एमपीज़ हैं जो 8 बार रह चुके हैं, फॉर कमलनाथ, ओके, इनके 8 टर्म रह चुके हैं, ये इनको हर टर्म की पेंशन मिलती है। आप ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर 30,000 पेंशन मिलती होगी एक टर्म की, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 8 कर लीजिए, इतनी तो ये लोग पेंशन लेते हैं। तो अगर कोई पार्टी स्विच करता है तो एटलीस्ट उसको उस टर्म की पेंशन तो नहीं दी जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल कोई सरकार है 2023 से 2028 तक का उसका टर्म है, तो इस टर्म में आप एमपी रहे होगे या एमएलए रहे होगे, तो इसकी आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। और ये स्टेप लिया है हिमाचल गवर्नमेंट ने। बट करप्शन इतना है हमारे यहाँ कि उनको पेंशन से फ़र्क पड़ता भी नहीं है। ओके, तो काफ़ी लेंथी डिस्कशन किया हमने, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप इसका पर्पस यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से सोच पाएँ। ओके, मैं दोनों PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।